इस मूवी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मूवी मैंने आज तक देखी हुई सारी ज़ॉम्बी मूवीज में से सबसे अच्छी ज़ॉम्बी मूवी है। इस मूवी के सीन, एक्टिंग और सिनेमैटोग्राफी सब बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इसकी स्टोरी लाइन अच्छी लगती है, इसलिए मैं आज इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। कहानी को एंड तक ज़रूर देखना, ये बहुत दिलचस्प होने वाली है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जेरी को, जो अपनी बीवी कैरन और 2 बेटियां कॉन्स्टेंस और रेचल के साथ फिलाडेल्फिया में एक चैन की जिंदगी जी रहा था। जेरी एक यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टिगेटर रह चुका है। वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके, इसलिए उसने रिटायरमेंट ले ली थी। आज वो अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने निकला होता है, पर सड़क पर काफी ट्रैफिक थी। वो कार का रेडियो ऑन करता है, जिसपे बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया में एक अजीब वायरस फैल चुका है और ये वायरस के सिम्टम्स रेबीज की तरह हैं, जो ताइवान से शुरू हुआ था और अब 12 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। इस वजह से जब वो कार से बाहर निकलकर ये देखने की कोशिश कर रहा होता है कि वहां क्या हुआ है, तभी एक पुलिस वाला उसे कार के अंदर बैठने के लिए कहता है। वो पुलिस वाला अपनी बात पूरी करता उसके पहले उसके पीछे से एक ट्रक फुल स्पीड में उसे उड़ाते हुए वहां से ले जाता है। जेरी घबराकर अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए अपनी कार उसी ट्रक के पीछे चलाना शुरू कर देता है, पर आगे जाकर वो ट्रक एक दूसरी ट्रक से बुरी तरह टकराकर पलट जाती है। जेरी उस ट्रक से बचते हुए दूसरे रास्ते पर चला जाता है, लेकिन आगे जाकर 2 गाड़ियों से टकराकर उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पर खुशकिस्मती से जेरी और उसकी फैमिली सही सलामत बच जाती है। जेरी अपनी फैमिली को लेकर वहां से भागना शुरू कर देता है। भागते हुए वो देखता है एक औरत बेकाबू होकर एक गाड़ी पर अपना सर मारकर गाड़ी की विंडशील्ड ही तोड़ देती है और उसके ड्राइवर को काटकर वहां से भाग जाती है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उस आदमी के शरीर में भी बदलाव होना शुरू हो जाते हैं और 12 सेकंड्स में वो आदमी भी खूंखार हो जाता है और अपने ही परिवार वालों को काटने लगता है। जेरी वहां पड़ी एक खाली ट्रक में अपनी फैमिली के साथ हाईवे की तरफ निकल जाता है, ताकि वो शहर की भीड़ से दूर जा सके। हाईवे पर आने के बाद जेरी की बेटी रेचल, जिसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उन्हें पता चलता है कि वो उसका इनहेलर घर पर ही भूल गए हैं, इसलिए वो तुरंत पास के केमिस्ट की तरफ निकलना शुरू करते हैं। इस दौरान जेरी को उसके दोस्त थेरी का कॉल आता है, जो यूनाइटेड नेशंस में डेप्यूटी सेक्रेटरी था, जिसके साथ जेरी पहले काम कर चुका था। वो उसे कहता है, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम अपनी लोकेशन बताओ, मैं जल्द से जल्द तुम्हें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजता हूँ। जेरी जल्द ही पास के सुपरमार्केट से इनहेलर और कुछ जरूरत का सामान लेकर एक बिल्डिंग की तरफ जाता है और थेरी को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देता है। थेरी उससे कहता है कि वो कल सुबह तक वहां हेलीकॉप्टर भेज देगा। जिसके बाद जेरी उस बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहां एक अपार्टमेंट में उसे एक फैमिली अपने घर के अंदर आने देती है। सुबह तक वो सब वहीं पर रुकते हैं। उस फैमिली के सबसे छोटे बेटे टॉमी के अलावा किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वो जो भी बोल रहे थे टॉमी उन्हें ट्रांसलेट कर रहा था। सुबह जेरी टॉमी के डैड को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वहां रुकना उनके लिए खतरनाक था, पर टॉमी के डैड वहीं रुकना चाहते थे, इसलिए वो उसे मना कर देते हैं। इसके बाद जेरी अपनी फैमिली को लेकर बिल्डिंग की टेरेस की तरफ जाना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉमी के अपार्टमेंट में भी ज़ॉम्बीज घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जेरी जब ऊपर जा रहा होता है, तब एक ज़ॉम्बी उस पर अचानक से हमला कर देता है। जेरी के हाथ में हथियार होने के कारण वो बच जाता है, पर उसकी आवाज की वजह से अब सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जेरी और उसकी फैमिली भागते हुए ज़ॉम्बीज से बचकर ऊपर तक पहुंच जाते हैं, पर टेरेस के गेट के पास एक ज़ॉम्बी जेरी पर झपट पड़ता है। उसी वक्त टॉमी वहां आकर जेरी को ज़ॉम्बी से बचा लेता है। तब हमें पता चलता है कि टॉमी के अपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज ने हमला करके सबको इन्फेक्टेड कर दिया है, जिसमें सिर्फ टॉमी ही सही सलामत बचा है। जेरी तुरंत उसे भी अपने साथ हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाता है।
ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा कर रहे थे, पर सोल्जर्स उन्हें कवर कर रहे थे और इतनी मुश्किलों के बाद वो आखिरकार वहां से सही सलामत निकलने में कामयाब हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर उन्हें सीधा अटलांटिक ओशन में एक यूएस मिलिट्री जहाज पर ले जाता है, जहां वो देखता है कि साइंटिस्ट और कुछ चुनिंदा सोल्जर्स की एक टीम वायरस और उसके तौर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर एंड्रयू फैसबैक भी शामिल है, जो हार्वर्ड के एक वायरोलॉजिस्ट है। डॉक्टर फैसबैक का कहना था कि अगर हम ये पता लगा लें कि इस वायरस की शुरुआत कहां से हुई थी, तो हम आसानी से इसका तोड़ निकाल सकते हैं। उसे पता चलता है कि साउथ कोरिया के एक मिलिट्री फैसिलिटी में सबसे पहले इसका पेशेंट देखा गया था, जहां से उन्हें एक ईमेल भी मिला था जिसमें सबसे पहले ज़ॉम्बी शब्द का इस्तेमाल हुआ था। वो डॉक्टर फैसबैक को वहां भेजकर इस बीमारी का इलाज ढूंढना चाहते थे, पर वो जानते थे डॉक्टर फैसबैक इतनी खतरनाक जगह पर अकेले सिर्फ कुछ सोल्जर्स की टीम के साथ नहीं टिक पाएंगे। इसलिए वो जेरी को उसके साथ भेजना चाहते थे, क्योंकि उसे मिलिट्री और इन्वेस्टिगेशन दोनों का एक्सपीरियंस था। पर जेरी इस काम के लिए मना कर देता है, क्योंकि अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस पर वहां के कप्तान उसे कहते हैं, इस शिप पर हर कोई किसी न किसी मकसद के लिए यहाँ पर है। हमें ऐसे आदमी की कोई जरूरत नहीं है जो हमारे काम का नहीं है, इसलिए आपको जल्दी फैसला करना होगा। ये बात सुनकर अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए वो इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। वो कैरन को सैटेलाइट फोन देता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके और जल्दी ही अपनी फैमिली को गुड बाय कहकर वहां से निकलने की तैयारी करता है। वहां से जाते वक्त प्लेन में जेरी डॉक्टर फैसबैक से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है हमें वहां जाकर कोई सोल्यूशन मिलेगा? जिस पर वो कहता है, हाँ, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत बार वायरस की सबसे खौफनाक बात ही उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। जब वो लोग साउथ कोरिया के ह्यूमफ्रेस कैंप पहुंचते हैं, तो प्लेन से बाहर निकलते वक्त वो देखते हैं कि उनके आसपास काफी इन्फेक्टेड हैं, पर शायद अंधेरा होने की वजह से वो इन्फेक्टेड उन्हें देख नहीं पा रहे थे। अचानक एक ज़ोंबी एक सोल्जर पर हमला करता है। सोल्जर्स उसे गोली मार देते हैं, पर गोलियों की आवाज से वहां और ज़ोंबीज आना शुरू हो जाते हैं। इस बीच फैसबैक घबरा जाता है और प्लेन के अंदर भागने लगता है। उसका पैर फिसल जाता है और उसी की गन से उसके ऊपर गोली चल जाती है, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वहां हम्फ्रीज कैंप की एक सोल्जर्स की एक टीम आती है, जो ज़ोंबीज को मारते हुए उन्हें कैंप के अंदर ले जाती है। उस टीम का लीडर उससे पूछता है, तुम्हारे साथ जो यंग लड़का था वो कौन था और वो कैसे मारा गया? तो जेरी दुखी होकर उसे बताता है, वो एक डॉक्टर था जो हमारे साथ यहाँ वायरस का इलाज ढूंढने आया था और उसी से हमारी आखिरी उम्मीद थी। ये सुनकर सोल्जर्स निराश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी आखिरी उम्मीद भी नहीं बची थी। पर जेरी एक इन्वेस्टिगेटर रह चुका था, इसलिए वो खुद ही इसका इलाज ढूंढने की कोशिश शुरू कर देता है। वो सोल्जर्स उसे एक जले हुए कमरे की तरफ ले जाते हैं, जहां इस वायरस का पहला पेशेंट मिला था, जिसे उन्होंने जला दिया था। लीडर उसे बताता है कि ये एक डॉक्टर था जिसे एक सोल्जर के इलाज के लिए भेजा गया था। जब वो वापस आया तो वो खूंखार हो चुका था। जो सोल्जर्स उस डॉक्टर को बेड पर बांधने आए थे, उन सबको भी डॉक्टर ने काट लिया था, जिस वजह से उन्हें वो कमरा जलाना पड़ा। उन सोल्जर्स की लाशों में से एक सोल्जर की लाश पूरी तरह जलने के बावजूद उसके बचे हुए हाथ में अभी भी हलचल हो रही थी, जिससे पता चलता है कि ये वायरस कितना खतरनाक है। उस डॉक्टर को किसने काटा और वो कहां से आया था, इसका पता लगाना नामुमकिन था, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स जल चुके हैं। उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर का पैर किसी बीमारी की वजह से जख्मी था। लीडर उसे बताता है कि इसके आसपास 8 लोग एक साथ इन्फेक्टेड हो गए थे, पर उनमें से किसी ने भी इसे नहीं काटा। इसके बाद जेरी वहां एक अजीब आदमी को देखता, जो अपने आप से बातें कर रहा था, जो CIA का एक एजेंट था, जिसे नॉर्थ कोरिया में गैर कानूनी तरीके से हथियार बेचते वक्त सोल्जर्स ने पकड़ा था।
जेरी उससे पूछता है, नॉर्थ कोरिया को जो हथियार तुमने बेचे, क्या वो उसकी मदद से वायरस से बच गए? तो वो उससे कहता है, हथियारों के अलावा उन्होंने वायरस से बचने के लिए दूसरा सॉल्यूशन इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने अपने 2.5 करोड़ की आबादी के सारे दांत उखाड़ दिए। अगर दांत ही नहीं होंगे तो किसी को काटेंगे नहीं, जिससे वायरस फैलेगा नहीं। जिस पर जेरी कहता है, यह तो बेवकूफी है। जिसे सुनकर उस एजेंट ने भड़कते हुए कहा, ऐसे इन्फेक्टेड लोगों को जलाकर हम इस वायरस से नहीं बच पाएंगे। नॉर्थ कोरिया और इजराइल ऐसे ही नहीं बचे। जेरी ने पूछा, इजराइल ने क्या किया? जिस पर एजेंट ने बताया, वायरस फैलने से पहले ही उन्होंने अपने चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी कर दी थी। जेरी ने कहा, वो तो हजारों सालों से वहां दीवारें बना रहे हैं। एजेंट ने जवाब दिया, आखिर हजारों सालों से चल रहा काम 1 हफ्ते पहले ही कैसे खत्म हुआ? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? उस एजेंट ने जेरी को जेरूसलम के एक ऑफिसर जर्गन वॉम्ब्रन का नाम बताया, जिसके पास जेरी को उसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिसके बाद जेरी पायलट से कहता है, प्लेन रेडी करो, हमें जेरूसलम जाना है। जेरी अपनी वाइफ को कॉल करता है ये बताने के लिए कि वो साउथ कोरिया से जेरूसलम की तरफ जा रहा है, पर नेटवर्क स्टेबल ना होने की वजह से उसकी वाइफ उसकी बात ठीक से नहीं सुन पाती। लीडर जेरी और प्लेन के पायलट के साथ साइकिल पर प्लेन की तरफ जाता है, जिससे ज्यादा आवाज ना हो और वो जल्दी प्लेन के पास पहुंच जाए। तभी जेरी की वाइफ, जिसे उसकी चिंता हो रही थी, वो उसे कॉल कर देती है और फोन की आवाज की वजह से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जेरी और पायलट पूरी रफ्तार से प्लेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो प्लेन तक पहुंचने वाले थे, तभी एक ज़ॉम्बी लीडर पर हमला करके उसे काट लेता है। लेकिन इन्फेक्शन पूरी तरह हावी होने से पहले लीडर खुद को ही शूट कर लेता है। खुशकिस्मती से जेरी और पायलट सही सलामत वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जेरूसलम पहुंचकर जेरी जर्गन से पूछता है, तुम्हें वायरस के बारे में कैसे पता चला? तो जर्गन बताता है, हमें एक हिंदुस्तानी सोल्जर से मैसेज मिला था, जिसमें लिखा था कि हम राक्षसों से लड़ रहे हैं, जिन्हें वो ज़ॉम्बीज कह रहे थे, जिसका मतलब होता है जिंदा लाश। जो बताते हुए वो जेरी को जेरूसलम के एक बड़े गेट पर ले जाता है, जहां वो जिंदा बचे हुए लोगों को अंदर ला रहे थे, क्योंकि उनका कहना था जितने जिंदा लोगों को वो बचा पाएंगे उतने ही कम ज़ॉम्बीज बनेंगे। उस समय वहां पर कुछ बचे हुए सर्वाइवर्स जिंदा बचने की खुशी में लाउड स्पीकर पर प्रेयर कर रहे होते हैं। जेरी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि आवाज से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, पर कोई उसकी बात सुनता उससे पहले ही उस आवाज से अट्रैक्ट होकर दीवार के दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज दीवार पार करने की कोशिश करने लगते हैं और कुछ ही देर में वो दीवार पार करके अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इजराइल, जो अब तक उन दीवारों की वजह से सेफ था, वो भी वायरस की चपेट में आ जाता है। यहां से भागते वक्त जेरी एक बात नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज ऑलमोस्ट सबको काट रहे हैं, पर कुछ लोगों को छू भी नहीं रहे। जेरी वहां एक बूढ़े को और एक बच्चे को देखता है, जिन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें कोई खतरनाक जानलेवा बीमारी है। इतने सारे ज़ॉम्बीज उनके पास से निकल जाते हैं, पर वो उन्हें छूते तक नहीं, जैसे वो उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। तभी जेरी को कुछ सोल्जर्स वहां से रेस्क्यू करने में मदद करते हैं, जिसमें से एक सोल्जर के हाथ पे एक ज़ॉम्बी काट लेता है। तभी जेरी बिना देरी किए उसके हाथ को ही काट देता है, जिसकी वजह से वो सोल्जर इन्फेक्ट होने से बच जाती है। वो और उसकी टीम एक प्लेन को गन दिखाकर रोक लेते हैं और उसमें बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। प्लेन में बैठकर जेरी उस सोल्जर के हाथ पे बैंडेज लगाता है, जिसका उसने हाथ काटा था। वो सोल्जर अपना नाम सेगन बताती है। बैंडेज लगाने के बाद सेगन कहती है, अब मैं तुम सब पर सिर्फ एक बोझ बन चुकी हूं। ये बात सुनकर जेरी को एक बात रियलाइज होती है, ज़ॉम्बीज बीमार लोगों को इसलिए नहीं काट रहे थे
क्योंकि उन्हें वायरस फैलाने के लिए एक हेल्दी बॉडी की जरूरत है और बीमार लोगों का शरीर वायरस के लिए सिर्फ एक बोझ है। इसलिए साउथ कोरिया में उस सोल्जर को इग्नोर कर दिया था जिसका पैर जख्मी था। इजराइल में उस बीमार बच्चे को भी ज़ॉम्बीज ने छुआ तक नहीं। तभी वो अपने दोस्त थेरी को कॉल करता है और उसे उसके पास के किसी मेडिकल फैसिलिटी की लोकेशन पूछता है जहां उसे कुछ खतरनाक बीमारियों के सैंपल्स मिल सके। जेरी पायलट से थेरी की बात करवाता है। थेरी उसे पास की WHO की रिसर्च फैसिलिटी की लोकेशन बता देता है और पायलट प्लेन को उसकी तरफ मोड़ लेता है। दूसरी तरफ प्लेन के दूसरे कंपार्टमेंट में एक कुत्ता टॉयलेट की तरफ देखकर जोर जोर से भौंक रहा था। एक एयर हॉस्टेस वहां आकर वो दरवाजा खोल देती है, लेकिन तभी पता नहीं क्यों वो कुत्ता वहां से भाग जाता है और अचानक एक ज़ॉम्बी टॉयलेट से बाहर निकलकर एयर हॉस्टेस को काट लेता है। जेरी को वहां थोड़ी आवाज सुनाई देती है। जब वो उस कंपार्टमेंट में देखता है तो पता चलता है वहां काफी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। जेरी तुरंत सबको शांत रहने के लिए और दरवाजे पर बैग्स रखने के लिए कहता है ताकि ज़ॉम्बी उस तरफ ना आ सके। पर एक आदमी से गलती से एक बैग गिर जाता है जिसकी आवाज से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जेरी किसी तरह अपने आप को बचाते हुए सेगन के पास पहुंच जाता है। एक एक करके लगभग सब लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे। तभी जेरी घबराकर ज़ॉम्बीज की तरफ एक ग्रेनेड फेंकता है और एक जोर के धमाके के साथ प्लेन में एक बड़ा सा होल हो जाता है जिससे सारे इन्फेक्टेड उस होल से बाहर गिरने लगते हैं। जेरी खुद को और सेगन को प्लेन क्रैश होने से पहले सीट बेल्ट बांध देता है और प्लेन की क्रैश लैंडिंग होती है जिसमें पायलट समेत सारे लोग मारे जाते हैं। खुशकिस्मती से इस क्रैश में जेरी और सेगन जिंदा बच जाते हैं। जेरी को जब होश आता है वो देखता है एक लोहे का पुर्जा जेरी के पेट में बहुत अंदर तक घुस चुका है। वो उस WHO रिसर्च सेंटर के पास ही क्रैश हुए थे, इसलिए जेरी सेगन के सहारे पैदल ही उस फैसिलिटी तक पहुंच गया। पर वहां पहुंचने तक वो बुरी तरह थक चुका था, इसलिए वो गेट पर ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ मिलिट्री शिप पर कैप्टन लगातार जेरी और प्लेन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, पर जब काफी कोशिशों के बाद भी वो जेरी से संपर्क नहीं कर पाते तो वो ये मान लेते हैं कि जेरी मर चुका है और इसलिए वो जेरी की फैमिली को दूसरे रिफ्यूजी कैंप में शिफ्ट कर देते हैं। जेरी को 3 दिन बाद होश आता है। होश में आने के बाद जेरी ने खुद को रिसर्च सेंटर के अंदर एक स्ट्रेचर से बंधा हुआ पाया। डॉक्टर ने जेरी से उसकी पहचान पूछी। अपनी पहचान बताने के लिए जेरी ने डॉक्टर की बात थेरी से करवाई। उससे बात करते वक्त थेरी ने बताया कि उसकी फैमिली को दूसरे कैंप में शिफ्ट कर दिया है, जिसे सुनकर जेरी और भी टेंशन में आ जाता है। पर डॉक्टर्स उसे कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारी फैमिली सही सलामत होगी। वो जेरी से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, जिसके जवाब में जेरी उन्हें बताता है इन्फेक्टेड वायरस फैलाने के लिए सिर्फ एक हेल्दी बॉडी पर ही अटैक करते हैं। अगर किसी को कोई घातक बीमारी हो तो वो उसे छूते तक नहीं, इसलिए मैं यहाँ एक बीमारी लेने आया हूँ। ये बात सुनकर डॉक्टर हंस पड़ते हैं और एक डॉक्टर कहती है, किसी को बीमार करके उसे वायरस से बचाना ये कोई इलाज नहीं हुआ। जेरी जवाब में कहता है, हाँ ये इलाज नहीं है, पर इससे हम ज़ॉम्बीज के सामने एक कैमोफ्लेज यानी छलावा क्रिएट कर सकते हैं, जिसे ज़ॉम्बीज बचे हुए लोगों पर अटैक नहीं करेंगे। पर इसके लिए हमें एक ऐसी बीमारी चाहिए जो घातक तो हो पर उसका इलाज भी पॉसिबल हो। जिस पर डॉक्टर्स कहते हैं, हमारे पास ऐसी काफ़ी बीमारियों के सैंपल्स और उसके एंटीडोट पड़े हैं, पर वो फैसिलिटी के बी विंग में है। लेकिन वहाँ जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है, क्योंकि उस सेक्शन में लगभग 80 लोग काम करते थे जो अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। जेरी ने अब वहाँ जाने की ठान ली थी। सीगन और फैसिलिटी के सीनियर डॉक्टर भी जेरी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे। वहां जाकर वो देखते हैं कि हर तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं। वो दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। तभी गलती से सीनियर डॉक्टर एक बॉक्स से टकरा गया, जिसकी आवाज़ से एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सेगन ने उस पर गोली चला दी।
और गोली की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ ही आने लगे। तभी जेरी ने डॉक्टर और सेगन को दूसरी तरफ जाने दिया और खुद रोड से आवाज करते हुए ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा, जिससे वो बचते हुए अपनी लैब वापस पहुंच गए और जेरी किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए वॉल्ट तक पहुंच गया। वहां पर बहुत सारे सैंपल्स पड़े हुए थे। जेरी को समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से कौन सा सैंपल लेना चाहिए, इसलिए वो ढेर सारे सैंपल्स एक बॉक्स में भर के वहां से निकलने लगा। पर तभी दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आ गया। अब जेरी का वहां से निकलना नामुमकिन था। उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, उस सैंपल्स में से एक खुद पर ट्राई करके देखना होगा कि उसकी थ्योरी सच में कारगर है कि नहीं। पर उसमें से कुछ बीमारियां ऐसी भी थी जिससे जेरी की जान भी जा सकती थी। जेरी थोड़ी देर सोचता है और आखिर में कोई दूसरा रास्ता न पाकर जेरी अपनी किस्मत के भरोसे एक सैंपल उठाता है और अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। सैंपल का असर होने के लिए वो थोड़ी देर रुकता है। खुशकिस्मती से उसकी जान को अब तक कुछ नहीं हुआ था। अब फैसले की घड़ी थी। अब जेरी को देखना था कि उसकी थ्योरी सच है या महज एक गलतफहमी। जेरी डरते हुए दरवाजा खोलता है और ज़ॉम्बी बिल्कुल उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो जेरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जेरी की तरकीब काम कर गई थी। जेरी को सीसीटीवी से देख रही सीगन और डॉक्टर की टीम ये देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने चैन की सांस ली। बाहर निकलकर जेरी ने एक मशीन से कोल्ड ड्रिंक्स की कैंस गिरा दी, जिसकी आवाज से ज़ॉम्बीज इस तरफ जाने लगे और जेरी बिना किसी नुकसान के लैब तक वापस पहुंच गया। डॉक्टर्स ने उसे उसकी बीमारी का एंटीडोट लगाया और उसे उस बीमारी से मुक्त कर दिया। डॉक्टर ने उन सैंपल्स की मदद से एक सेफ वैक्सीन तैयार कर ली, जिससे एक छलावा तैयार होता था और लोग ज़ॉम्बीज की नज़र में नहीं आते थे। जेरी सीगन के साथ अपनी फैमिली के पास लौट आया। अब तक दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी वायरस की चपेट में आ चुकी थी, पर इस वैक्सीन की मदद से साइंटिस्ट को वायरस का इलाज ढूंढने का समय मिल गया था। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।